हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। आज हम 11th एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आइए इसको देखते हैं। ये जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर जो पहला पेज है उसमें फूड के बारे में बात की है। फूड के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, डाइजेशन क्या चीज है, क्यों होता है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए जरा, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। कोई भी लिविंग ऐसा नहीं है जो बगैर फूड के सरवाइव कर सकता है। ओके, अब ये जो फूड है, फूड में जो कंपोनेंट है उसको मैं नाम दूंगा न्यूट्रिएंट्स। आप राउंड फिगर में फूड और न्यूट्रिएंट्स को एक ही मान सकते हो, लेकिन फूड में जो कंपोनेंट है उसको नाम दूंगा मैं न्यूट्रिएंट्स। तो जो फूड के कंपोनेंट हैं वो दो टाइप के हैं। पहला है मेजर कंपोनेंट, या इसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स। इसमें आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब ये तीनों चीजें हमारे फूड में ज्यादा मात्रा में होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेजर कंपोनेंट मतलब जो हमारे फूड का ज्यादा हिस्सा बनाती है, यानी इनको हमको रोजाना ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है। दूसरा होता है हमारा माइनर न्यूट्रिएंट, या उसी को हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे फूड के कंपोनेंट जिनकी हमको डेली आवश्यकता जरूरत कम होती है, उसको हम बोलते हैं माइनर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, अब आगे क्वेश्चन ये आता है, मैं आगे बात करता हूं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपने जो लोअर क्लासेस है उसमें पढ़ा होगा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स तो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी में जो कुछ भी चीजें घटती हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब फूड की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना और बॉडी के द्वारा उसका यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, मतलब पोषण कहलाता है। ओके, अब ये न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये अपने खाने का सिंथेसिस खुद करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा ग्रीन प्लांट्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब होता है अदर्स, यानी दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स। जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तीन टाइप का होता है। पहला होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब ये है जो अपना न्यूट्रिशन सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेड फूड मटेरियल। इसका एग्जांपल होता है फंगस। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एक्चुअली जो पैरासाइट्स होते हैं वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, या उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पैरासाइट्स का या पैरासाइटिक एनिमल्स का, उनका पुअरली डेवलप्ड होता है। तो ये किसी होस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं और उससे डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कसकटा। एनिमल्स की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें आ जाएंगे वॉर्म्स, आ जाएंगे टैपवॉर्म, आ जाएंगे राउंड वॉर्म्स, आ जाएंगे। तो जो ये न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स, और जिस पर ये न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, खाने को एनगल्फ किया जाता है। जैसे ह्यूमन किस में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। अमीबा है, क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, यानी जो खाने को एनगल्फ करेगा उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसके प्रॉपर 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, और लास्ट 5वां होता है इजेशन या डेफिकेशन। यही तो आपको पढ़ना है।
जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ने वाले हो, ये सब तो पढ़ने वाले हो। ओके, तो हम ये सब बराबर पढ़ने वाले हो, पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने फूड के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मैंने आपको बात की। ओके, इसके अलावा फूड का काम क्या होता है, हम आखिर खाना क्यों खाते हैं, क्या वजह है। तो जो फूड है वो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जो हमारी बॉडी के लिए ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारी ग्रोथ होगी और टिश्यूज की रिपेयरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आपके सामने खड़े होके यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरे हाथ की मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सब एनर्जी मुझसे कहां से आई, मेरे अंदर मैंने जो खाना खाया था उसी से तो आई। तो खाना आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। मैं छोटा सा बच्चा था, आज इतना बड़ा हो गया, 6 फीट का हो गया, तो ये मेरी लंबाई जो बढ़ी, मेरा बॉडी का जो मास बढ़ा, ये सब मुझे कहां से मिला, इसी फूड ने तो मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया था, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड किया था, जिससे मेरी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। और क्या काम करता है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज डैमेज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, आपको घाव लग भी जाता है, घाव दोबारा भर भी जाता है। तो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज और आपका जो ग्रोथ है उसके लिए रॉ मटेरियल भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, फूड कर रहा है। ओके, आगे बात करते हैं हम वाटर की। सुना भी होगा आपने, जल ही जीवन है, पानी के बिना कुछ संभव ही नहीं है। तो आपके बॉडी में पानी भी बहुत ज्यादा होता है, तो आप खुद ही सोच सकते हो, पानी तो लगभग आपके हर एक स्टेप पे काम करने वाला है। तो वाटर क्या करता है, एक तो वाटर क्या करता है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको रेगुलेट करता है, उनमें पार्टिसिपेट करता है और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन। क्योंकि अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी मौत हो जाएगी। ओके, जब भी आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन किस किस कंडीशन में होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कभी किसी को लूज मोशंस लगते हैं, वॉमिटिंग आती है, तो बॉडी के सेल्स में क्या कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं। तभी तो हम इलेक्ट्रॉल का पाउडर पानी में डाल के पीते कि नहीं पीते, ताकि बॉडी दोबारा रिहाइड्रेट हो जाए। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी की तो आवश्यकता है, क्योंकि बॉडी अगर डिहाइड्रेट होगी तो हमारी जान को खतरा है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं डाइजेशन क्या है। तो जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं उनको उसी अवस्था में, उसी ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है। अगर कर पाती होती तो शायद डाइजेशन होता ही नहीं। तो जो आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। बस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, तो अब यहां पे बहुत तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। पहले मैं बोलता हूं ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। या मैं कैसे बोल सकता हूं, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। हम और कैसे बोल सकते हैं इसको, जो पॉलीमर है उनको मोनोमर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और मैं कैसे बोल सकता हूं, जो नॉन एब्जॉर्बेबल, जो नॉन डिफ्यूजेबल फूड है उसको एब्जॉर्बेबल या डिफ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्योंकि बॉडी में डाइजेशन क्यों होता है, इसका एक ही जवाब है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड को एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बॉडी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसका तोड़ना जरूरी है। इसलिए हम लोगों में डाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। अभी जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है हमारा बायोकेमिकल मेथड से होता है। क्या मतलब है इसका, अगर आप खाने के फिजिकल फॉर्म को चेंज कर दो तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गेहूं है, मैंने गेहूं को पीस दिया, आटा बना दिया, तो गेहूं में भी स्टार्च था, आटे में भी क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा। तो डाइजेशन तो हुआ है, क्योंकि गेहूं के बड़े दाने को आपने छोटे छोटे आटे के दाने में कन्वर्ट किया, लेकिन आपने केमिस्ट्री तो चेंज नहीं की ना। आटे में भी स्टार्च है और गेहूं में भी स्टार्च है, लेकिन आपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर दिया। तो जब हम
फूड के फिजिकल फॉर्म को चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। जैसे आपने खाने को चबाया तो चपाती के आपने छोटे छोटे पीस कर दिए, तो मैस्टिकेशन क्या हो जाएगा, मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगा। आप जो खाने को चबाते हो तो खाने को चबाना क्या हो जाएगा, मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगा। दूसरा, आपके स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होती है, वहां भी चर्न होता है फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो भी क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन है। ठीक है, यानी फिजिकल फॉर्म को चेंज करना है सिर्फ। दूसरा है केमिकल मेथड है केमिकल डाइजेशन। इसमें क्या होता है, फूड की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। ओके, जैसे मैंने चपाती खाया, चपाती में क्या होता है, स्टार्च। ब्रेड खाया, पिज्जा बर्गर जो भी खाया आपने, कार्बोहाइड्रेट की कोई चीज खा लिया आपने। चपाती एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने रोटी या चपाती खा लिया, उसमें क्या है, स्टार्च। लास्ट में मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में उस स्टार्च से क्या बनना है, ग्लूकोज। तो केमिस्ट्री चेंज हुई कि नहीं हुई, स्टार्च को अगर हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया तो ये केमिकल डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो डाइजेशन दो प्रोसेस से आपको पढ़ना रहेगा, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। आगे चलकर हम ये सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ओके, अब आगे देखिए जरा। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आपको दो चीजें पढ़नी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो चीजें पढ़नी है। पहला हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो जाएगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स या एसेसरी ग्लैंड्स। ये दो चीजें आपको पढ़नी है। पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा। तो आज से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, आप मैं एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके माउथ से लेके एनस तक ये जो ट्यूबुलर पैसेज है इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यानी आप यहां से खाना खाओगे, खाना बक्कल कैविटी से इसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो माउथ से लेकर एनस तक का जो एक ट्यूबुलर पैसेज है उसको मैंने नाम दे दिया एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है वो होती है 9 से 10 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है, 9 से 10 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जीआईटी भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, ये बहुत सारे नाम होते हैं। तो यहां पर आपको एलिमेंट्री कैनाल का मैंने लेंथ बता दिया और एक एक करके पढ़ना है। यही जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यही आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा। किससे करेगा, ये हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले यहां से स्टार्ट करूं मैं माउथ से। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे माउथ क्या होता है। ओके, तो पहला हो जाएगा हमारा माउथ। आप देखो जरा, मैं आपके सामने अगर खड़ा हो गया तो दोनों होठों के बीच का जो आड़े में हॉरिजॉन्टल जो स्पेस है ये उसको बोलते हैं माउथ। यानी आपकी जो बक्कल कैविटी है उस बक्कल कैविटी की बाहर की तरफ ओपनिंग को बोलते हैं माउथ। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपका माउथ बक्कल कैविटी में लीड होता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, माउथ इज ए ट्रांसवर्स, आड़े में है ना, माउथ इज ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइट ओपनिंग बिटवीन टू लिप्स, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। यानी ऊपर वाले होंठ और नीचे वाले होंठ के अंदर जो ट्रांसवर्स स्लिट लाइट ओपनिंग है जो कि बक्कल कैविटी में लीड होगा, ओपन होगा, उसको हम बोलते हैं माउथ। ओके, दूसरा माउथ के बाद आएगा हमारा बक्कल कैविटी। क्या आएगा, बक्कल कैविटी, या इसी को हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ये जो आपको दिख रहा है देखो, ये क्या है, बक्कल कैविटी है। इसी में आपके दांत वगैरह है और भी चीजें हैं, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी बक्कल कैविटी है ये एक रूम जैसा स्ट्रक्चर है, एक रूम है। देखो ये रूम, इस रूम के आगे के गेट का नाम मैंने क्या रख दिया, माउथ। और पीछे के गेट का, पीछे का गेट मतलब ये, उसको दे दिया नाम मैंने फेरिंक्स। साइड में क्या है आपके, चीक। ऊपर क्या है आपका, छत। और नीचे क्या है, फ्लोर। तो जो छत है वो कैसे बना है,
पैलेट से बना है, और जो फ्लोर है वो काय से बना है, टंग से बना है। साइड में आपकी गाल आ जाएंगे, चीक आ जाएंगे। ओके, तो देखो जरा, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का जो छत है उसको हम बोलते हैं पैलेट। और ये पैलेट चार बोन, पैलेट के मैं दो हिस्से करूंगा, मैं अगले डायग्राम में आपको दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा उसमें। ये है देखो, ये मैंने ऊपर का जो आपका है ना, ये वाला छत वाला सही है, ये पूरा काट के यहाँ पे रख दिया। तो मैंने बोल दिया ना रूफ ऑफ, अगर ये रूम को मैं जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं ना उसका ये छत हो गया, तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। अब पैलेट के दो पार्ट होते हैं, एक तो यहां तक का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। तो ये जो पार्ट है ऊपर का, इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं इसको? हार्ड पैलेट। और जो पीछे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट दो भाग का बना होता है, हार्ड पैलेट आगे वाला यानी आगे की तरफ ये, और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट को हम हार्ड पैलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि टोटल चार बोन का, चार हड्डियों का बना होता है। दो होते हैं यहां पर मैक्सिला बोन, और मैक्सिला के पीछे होते हैं दो पैलेटाइन बोन। जैसे आपको ये जो दिख रहा है ना, एक मैक्सिला बोन ये है जिसने अपर जॉ बनाया, एक मैक्सिला बोन ये है। तो जो मैक्सिला बोन आपका अपर जॉ, ऊपरी जबड़ा बनाएगा, वो अंदर से छत भी तो बना रहा है। देखो ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो दो मैक्सिला, और दो मैक्सिला के पीछे क्या है? पैलेटाइन बोन। ये पैलेट नाम अलग है, मैंने बोन का नाम क्या बोला? पैलेटाइन। वो आप जीभ से फील कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो ना, ये क्या है आपका? मैक्सिला बोन। और ये क्या है आपका? कौन सी हड्डी है ये? पैलेटाइन बोन। ये अब इस डायग्राम में ऐसे में काट के दिखाया, तो एक मैक्सिला एक पैलेटाइन हो गया, एक मैक्सिला एक पैलेटाइन हो गया। ऐसे दूसरी तरफ भी क्या होगा? एक मैक्सिला एक पैलेटाइन। तो टोटल चार बोन हो गए कि नहीं हो गए? इन्हीं चार बोन से आपका मिलकर क्या बन गया? हार्ड पैलेट। और जितना हार्ड पैलेट है वहां पर देखो कैसे गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं आपको, इन गड्ढों को हम बोलते हैं पैलेटाइन रूगी। आप जीभ से फील कर सकते हो अपने माउथ में, यहां पर आप टच करोगे ना ये, तो वहां पर कुछ खुरदरापन दिखेगा आपको, रफनेस दिखेगी, उसको हम बोलते हैं पैलेटाइन रूगी। ये रफनेस क्या करता है? फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जिससे जब आप खाने को मैस्टिकेट करोगे तो उसमें स्लैब अच्छे से मिक्स होगा, और मिक्सिंग बहुत प्रॉपर होगी। जैसे जब किसी का मकान बनता है तो वहां पर वो सीमेंट डालते हैं, गट्टी डालते हैं, रेती डालते हैं, पानी डालते हैं, मशीन घूमती है कि नहीं घूमती, उसमें खड्डे खड्डे जैसे बने रहते हैं, जिससे अच्छे से मिक्स होता है। वही तो काम किसका हो गया? पैलेटाइन रूगी का हो गया। ओके, तो ये हो गया अगला हार्ड पैलेट। पिछला जो मस्कुलर पार्ट है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। आप जीभ को पीछे मोड़ के ले जाओ जरा, पीछे की तरफ, वो क्या है आपका? सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट का आखिरी हिस्सा ऐसे लटका हुआ है गले में, उसको हम बोलते हैं यूवुला। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, उसको हम बोलेंगे यूवुला। क्या बोलेंगे? यूविला, या इसी को बोलते हैं वीलम पैलेटाई। पूरा नाम नहीं लिख पा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है। तो यूविला और वीलम पैलेटाई। ये यूविला क्या करता है? जैसे आपकी नाक में यहां पर दो छेद है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। मैंने सांस ली, तो ये जो सांस लूंगा ना मैं, तो ये जो मैं नाक से यहां से सांस लूंगा, देखो यहां पर डायग्राम, तो ये सांस कहां से आएगी? यहां पर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो ये यूविला है। देखो ये क्या है आपका? यूविला है। तो जब हम खाने को स्वेलो करेंगे, गटकेंगे या निगलेंगे, उस समय क्या होगा? ये यूविला इस इंटरनल नॉस्ट्रल को बंद कर देगा। नहीं तो क्या होगा? जो आप खाना खाओगे वो नाक में नहीं चला जाएगा वापस ऐसे। या कई लोग स्मोकिंग करते हैं, वो मुंह से सिगरेट का धुआं लेते हैं और नाक से निकाल देते हैं। वो कहां से निकालते हैं? वो यहीं से तो निकालते हैं, ये जगह से, यहां से, यहीं से। तो आपने यहां से लिया, यहां से नाक से निकाल देंगे। कई लोग नाक से पानी पीते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। तो ये जो ओपनिंग है ये है इंटरनल नॉस्ट्रल। तो दो छेद बाहर हैं, दो अंदर हैं। तो जब आप खाने को गटकोगे उस समय ये जो यूविला है वो इसको बंद कर देगा, ताकि आपका खाना नेजल ट्रैक्ट में ना चला जाए। ओके, ये हो गया आपका पैलेट, खत्म हो गया। अब आगे हम बात करते हैं फ्लोर की। अभी हमने छत की बात कर ली, तो छत को हमने क्या नाम दे दिया? पूरा पैलेट। अब हम फ्लोर की बात करेंगे। तो जो
फ्लोर है वो टंग से बना, देखो ये मेरे बक्कल कैविटी ये है ना, तो बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है, तल है, वो किससे बना हुआ है? टंग से बना हुआ है। टंग को लैटिन में बोलते हैं लिंगुआ या फिर ग्लोसा। कहीं भी लिंगुआ या ग्लोसा लगाओ तो आप समझ सकते हो कि टंग से रिलेटेड कोई बात चल रही है। ओके, तो टंग को जरा देखो, तो आपका टंग है, इसने क्या बनाया? आपके बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाया। ओके, तो ये टंग है आपकी। अब टंग की ये डॉर्सल सरफेस होगी, ये जो आप देख रहे हो ना मेरे अंदर, देखो ये टंग की ये क्या है? डॉर्सल सरफेस है। टंग को जब मैं उल्टा उठाऊंगा, मतलब ऐसे करूंगा नीचे की तरफ से, अब मैं इसमें तो नीचे से नहीं उठा सकता हूं, नीचे वाली सरफेस को हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। ये कौन सी सरफेस है? डॉर्सल। ऊपरी वाली डॉर्सल, नीचे वाली वेंट्रल। तो जो टंग का वेंट्रल सरफेस है वो स्मूथ रहता है और वो आपके लोअर जॉ से एक फोल्ड के थ्रू कनेक्टेड रहता है। उस फोल्ड को हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। देखो यहां पर जुड़ा हुआ है ये जीभ, ये तातू तातू बोलते हैं ना, यही आपका फ्रेन्यूलम है। तो कुल मिलाकर मैं यहां पर लिख देता हूं, कैसे जुड़ा होता है? फ्रेन्यूलम। पूरा नाम होता है फ्रेन्यूलम लिंगुइली। आपका जीभ आपके लोअर जॉ से एक फोल्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। ये क्वेश्चन आता रहता है। ओके, अभी मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, आगे बात करते हैं। टंग को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। देखो ये एक तो ये वाला पार्ट हो गया, इतना पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट हो गया ये हो गया। तो टंग के मैंने दो पार्ट कर दिए। ओके, अब ये दो पार्ट किसकी वजह से हुए, उसको मैं आपको कौन सा कलर लेके दिखाऊं? मैं दिखा रहा हूं पीला कलर, और थोड़ा वहां पे थिकनेस भी बढ़ा देता हूं। ये देखो, ठीक है। तो देखो जरा, ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है, वी शेप का एक फरो है, एक ग्रूव है। इस फरो को हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। ये जो वी शेप का फरो है, उसको नाम दे दिया मैंने सल्कस टर्मिनलिस। ये सल्कस टर्मिनलिस टंग को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ये आगे वाला हिस्सा और सल्कस के पीछे वाला पिछला हिस्सा हो जाएगा जीभ का। तो सल्कस टर्मिनलिस के जो आगे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका एंटीरियर पार्ट हो जाएगा, और कितना है ये? 2/3 पार्ट है ये, एंटीरियर 2/3 पार्ट। इसी को बोलते हैं हम ओरल पार्ट। क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट, क्योंकि जीभ का इतना हिस्सा आपकी ओरल कैविटी के अंदर होता है। देखो ये जितना हिस्सा आपका जीभ को दिख रहा है ना, वो बक्कल कैविटी में दिख रहा है, तो वो एंटीरियर 2/3 पार्ट है, उसको नाम दे दिया हमने ओरल पार्ट। और ये नेचर में कैसा होता है? सेंसरी होता है। कैसा होता है? सेंसरी होता है, क्योंकि यहां पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं? टेस्ट को रिसीव करते हैं। तो मैंने बोल दिया ये पार्ट कैसा है? सेंसरी पार्ट है। पढ़ेंगे भी इसके बारे में आगे। और जो सल्कस के पीछे वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। कलर चेंज करता हूं, ब्लैक करता हूं, उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पार्ट। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कितना रहेगा? 1/3 रहेगा। कितना रहेगा? 1/3 रहेगा। और वो काय का बना होता है? इसका लिम्फोइड टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? लिम्फोइड टिश्यू। इसी को हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। देखो ये नाम है, ये नाम है ना, ये तो नाम है ये। और जो पिछला हिस्सा है पोस्टीरियर पार्ट है, वो फेरिंग्स में होता है, गले वाले हिस्से में होता है। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं? फेरेंजियल पार्ट। क्या और बोल सकते हैं? फेरेंजियल पार्ट, या उसी को आप बोल सकते हो रूट भी बोल सकते हो। इतने सारे नाम हो जाएंगे। तो कुल मिला के टंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट थ्रू ए वी शेप ग्रूव कॉल्ड सल्कस टर्मिनलिस। इस सल्कस ने जीभ के दो हिस्से कर दिए। एंटीरियर आगे वाला 2/3 हिस्सा जो कि ओरल पार्ट कहलाता है, और नेचर में कैसा होता है? वो सेंसरी होता है, क्योंकि यही टेस्ट को रिसीव करने वाला है। और सल्कस के पीछे वाला जो 1/3 पार्ट है, 1/3 वाला हिस्सा है,
उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट या फेरेंजियल पार्ट, क्योंकि फेरिक्स में होता है, या रूट, और ये लिंगुअल टॉन्सिल से बना होता है, इनको बोलते हैं जीभ के टॉन्सिल। कई बार हमारे जीभ के पिछले हिस्से में दर्द होता है ना, वो इन टॉन्सिल्स का होता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया लिम्फोइड टिश्यू का बना होता है पिछला हिस्सा, या फिर लिंगुअल टॉन्सिल्स का बना होता है, ओके। अब आपका जो जीभ का अगला हिस्सा है ये फ्रीली मूवेबल है। कैसा है ये? फ्रीली मूवेबल है। देखो आप, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्रीली मूवेबल, लेकिन इसका जो पिछला हिस्सा है वो फिक्स है, वो नॉन मूवेबल है, क्योंकि पीछे वो एक बोन से कनेक्टेड है। उस बोन का नाम होता है हायोइड बोन। और हायोइड बोन कैसा होता है दिखने में? हॉर्सशू शेप होता है। हायोइड बोन आपके बॉडी की एकमात्र ऐसी बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए हम हायोइड बोन को विसरल बोन भी बोलते हैं। क्योंकि हायोइड बोन से आपका जीभ भी अटैच है। आपका हायोइड बोन यहाँ पर गले पे होता है, तो आपका जीभ है ना, वो पिछला हिस्सा यहाँ पर कनेक्टेड है हायोइड बोन से। इस आधार पर हम हायोइड बोन को टंग बोन भी कहते हैं, ओके। तो ये नॉन मूवेबल पार्ट हो गया और ये फ्रीली मूवेबल पार्ट हो गया, ओके। अब आप देखो, एक क्वेश्चन और आता है वाल्डियर रिंग का। वाल्डियर रिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसमें भी एक पीला मार्कर लेता हूं, ओके, सॉरी ये वाला। तो यहां पर जो दिख रहा है आपको लिंगुअल टॉन्सिल्स है, ये लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं, और जो आपके यहां पर दिख रहे हैं वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, और एक टॉन्सिल्स यहां पर होता है उसको हम बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल, और यहां पर होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। जहां पे यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है जो कि फेरिंग्स को मिडिल ईयर से कनेक्ट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, वहां पर होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। तो ये सारे जो टॉन्सिल्स हैं वो अगर आपस में मिल जाए, देखो ये मिल जाए, 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 तो एक रिंग बनी कि नहीं बनी? इस रिंग को हम बोलते हैं वाल्डेयर रिंग। यानी वाल्डेयर रिंग में आगे की तरफ लिंगुअल टॉन्सिल्स होता है, पीछे क्या होता है? फेरेंजियल टॉन्सिल्स होता है, यहां पर साइड में क्या है? पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, और ये कौन से टॉन्सिल्स हैं? ट्यूबल टॉन्सिल्स। और इन टॉन्सिल्स की जो रिंग बनी उसका नाम मैंने क्या रख दिया? वाल्डेयर रिंग्स, ओके। ये सब चीजें आपकी खत्म हो गई। अब आगे हम बात करते हैं पेपिल्ली की। मेन है आपका पेपिल्ली, ओके। तो पेपिल्ली क्या है? देखो, ये जो टंग है इस पर ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये आप अपनी जीभ को भी निकाल के मिरर में देखना, तो उस पर डॉट 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 दिखेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड पेपिल्ली। क्या बोलेंगे उसको? पेपिल्ली बोलेंगे। यानी पेपिल्ली क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के प्रोजेक्शंस होते हैं जो टंग पर दिखते हैं आपको, ये इनको हम बोलते हैं पेपिल्ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपिल्ली तो ठीक है, एपिथेलियम के प्रोजेक्शन है, ये बात समझ में आ गई। अब टेस्ट को रिसीव कौन करता है? तो कई बच्चे बोलते हैं पेपिल्ली करता है, कई बोलते हैं टेस्ट बड्स करता है। तो क्वेश्चन वही आता है ना घूम फिर के, सही जवाब क्या है? याद रखना, टेस्ट को हमेशा टेस्ट बड्स ही रिसीव करते हैं, समझ गए? टेस्ट को हमेशा कौन रिसीव करेगा? टेस्ट बड्स। अब क्वेश्चन ये है कि जिन पेपिल्ली के अंदर टेस्ट बड्स है वो पेपिल्ली टेस्ट को रिसीव करेंगे, और जिन पेपिल्ली के अंदर टेस्ट बड्स नहीं है वो वाले पेपिल्ली टेस्ट को रिसीव नहीं करेंगे। कौन से टेस्ट को करेंगे ये बात की बात है, ओके। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले आपका आता है सर्कमवैलेट पेपिल्ली। क्या आ गया? सर्कमवैलेट पेपिल्ली। तो सर्कमवैलेट पेपिल्ली एक तो लार्जेस्ट पेपिल्ली होते हैं टंग के, और ये जो सल्कस टर्मिनलिस था वी शेप में, ये उसी के पास में अरेंज हो जाते हैं। देखो ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लगभग 1 डजन के आसपास होते हैं, लार्जेस्ट पेपिल्ली है, और ये सल्कस के सहारे वी शेप मैनर में अरेंज हो जाते हैं। देखो ये भी उसी के शेप में अरेंज हो गए, इसको नाम दिया मैंने सर्कमवैलेट पेपिल्ली। अब वही क्वेश्चन आता है, क्या सर्कमवैलेट पेपिल्ली में, क्या सर्कमवैलेट पेपिल्ली में टेस्ट बड्स हैं? क्या सर्कमवैलेट पेपिल्ली में टेस्ट बड्स हैं? जवाब होगा यस। अगर जवाब यस होगा तो ये टेस्ट को रिसीव करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया, जिस पेपिल्ली में टेस्ट बड्स हैं वही टेस्ट को रिसीव करेगा, ठीक है।
तो सर्कमवैलेंट पेपिली में टेस्ट बर्ड्स हैं क्या? यस। तो ये टेस्ट को रिसीव करेंगे, जरूर करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे? ये बिटर करेंगे, कड़वे टेस्ट को करेंगे। जो करेले का टेस्ट होता है, नीम के पत्ते का टेस्ट होता है, तो कड़वा टेस्ट आपको यहाँ पे आएगा। अभी मैं टेस्ट का अलग से डायग्राम बताऊंगा आपको। दूसरा होता है फोलिएट पेपिली। ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं ये लाइंस, ये जो लाइंस है मतलब यहाँ पे ये होता है फोलिएट पेपिली। फोलिएट पेपिली इंसानों में कैसा होता है? वेस्टिजियल होता है। सिर्फ हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में और छोटे बच्चों में ये दिखाई देते हैं, बड़ों में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। फोलिएट पेपिली केवल जो हर्बीवोरस जानवर हैं उनमें रहते हैं, घास चरने वाले जानवर हैं उनमें ये फंक्शनल रहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या फोलिएट पेपिली में टेस्ट बर्ड्स होते हैं? तो जवाब हो जाएगा यस। यानी जानवरों को जो खाने का या घास का टेस्ट आता होगा, टेस्ट सिर्फ खट्टा मीठा नहीं होता है, टेस्ट मतलब स्वादिष्ट होना, समझ गए ना? तो जो फोलिएट पेपिली है वो शाकाहारी जानवरों में टेस्ट को रिसीव करते हैं। इंसानों में कैसे हैं? ये नॉन फंक्शनल है। ओके, अगला है हमारा फंजीफॉर्म। फंजी मतलब होता है मशरूम, फॉर्म मतलब के जैसा। जो पेपिली मशरूम जैसे होते हैं उसका नाम हमने बोल दिया फंजीफॉर्म पेपिली। ठीक है, तो साइड में और आगे और ये यहां पर ये सब क्या, कौन से पेपिली फैले हुए हैं? फंजीफॉर्म पेपिली फैले हुए हैं। अब क्वेश्चन वही आता है, क्या फंजीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बर्ड हैं? तो जवाब हो जाएगा यस। अगर जवाब यस हो गया तो फंजीफॉर्म पेपिली भी टेस्ट को रिसीव करते होंगे। समझ में आया ना? अब जो फंजीफॉर्म पेपिली टिप पर है वो स्वीट टेस्ट को रिसीव करेंगे, मीठे को, शक्कर के टेस्ट को। और जो फंजीफॉर्म पेपिली थोड़ा यहां पर है वो किसको करेंगे? सॉल्ट को करेंगे, नमक को करेंगे। और जो फंजीफॉर्म एकदम साइड में आ गया इधर, वो किसको करेंगे? सार टेस्ट को, यानी खट्टे टेस्ट को रिसीव करेंगे। ओके, तो देखा जाए दो ही पेपिली इंसान में टेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। पहला हो गया सर्कमवैलेंट पेपिली, दूसरा हो गया फंजीफॉर्म, क्योंकि फोलिएट तो इंसान में होता ही नहीं है। ओके, और जो फिलीफॉर्म पेपिली बीच बीच में ये पड़े, फिलीफॉर्म लीफ लाइक, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं क्या? तो जवाब हो जाएगा नहीं। जब टेस्ट बर्ड्स है ही नहीं तो वो टेस्ट को रिसीव करेगा? नहीं करेगा। तो फिलीफॉर्म पेपिली टेस्ट को रिसीव नहीं करते हैं। तो ये होते क्यों है? ये टच को रिसीव करते हैं। दे फंक्शन एज ए टैक्टाइल रिसेप्टर। जैसे आपने यहाँ पे टच किया, ये मुझे टच फील हो रहा है, वैसे जीभ पर भी तो टच फील होगा ना। ये जब खाना टच करेगा तो वो टच को फील करते हैं ये। ओके, आगे की डायग्राम में मैं आपको स्वाद के बारे में बताता हूं। तो मैं अभी ये रब कर रहा हूं और ये बीच में आपको दिख रहा है, ये मीडियन ग्रूव है जो जीभ को दो हाफ में डिवाइड कर रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए, हम टेस्ट की बात करते हैं। तो जीभ का जो अगला हिस्सा है वहां पर स्वीट टेस्ट आएगा, और जो टिप के थोड़ा पीछे वहां पर नमकीन टेस्ट आएगा, और जो साइड में वहां पर खट्टा टेस्ट आएगा, और जो पीछे है वहां पर बिटर टेस्ट आएगा। तो ये सारे फंजीफॉर्म पेपिली हैं बेटा, ये साइड में जो आपको जीभ के आसपास दिख रहा है ना, ये सारे क्या है? फंजीफॉर्म। बस जो फंजीफॉर्म यहाँ पर वो खट्टे को करेगा, जो फंजीफॉर्म यहाँ पर वो सॉल्ट को करेगा, जो फंजीफॉर्म आगे वो स्वीट को करेगा। और ये सर्कमवैलेंट पेपिली है। सर्कमवैलेंट पेपिली में जो टेस्ट बर्ड थे ना, उसने बिटर यानी कड़वे टेस्ट को रिसीव किया था, और जो बाकी के टेस्ट बर्ड है फिलीफॉर्म, वो बीच वाले पार्ट में होंगे। ओके, अब कई लोग बोलते हैं मिर्ची का टेस्ट कैसा होता है? क्या है ये मिर्ची की कहानी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मिर्ची कोई टेस्ट नहीं है। चिली इज नॉट एनी टेस्ट, इट इज ओनली जेलस फीलिंग। मिर्ची कोई टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है, वो सिर्फ एक जलन है। अब मिर्ची को आप हाथ से रगड़ोगे तो भी जलन होगी, आंख से रगड़ोगे तो भी जलन होगी। जब आप मिर्ची को खाओगे तो जीभ भी तो एक ऑर्गन है, उसमें भी तो जलन फील होगी कि नहीं होगी? तो जो मिर्ची की जलन है, जेलस फीलिंग है, उसी को लोगों ने स्वाद समझ लिया, जबकि मिर्ची कोई स्वाद है ही नहीं। तो कई लोग बोलते हैं कि शोर वाली जगह पर चिल्ली का भी टेस्ट आता है। चिल्ली टेस्ट नहीं है, बस एक मिर्ची खाते जैसा कान एकदम झन्ना जाता है, भन्नाट आती एकदम, ऐसा तो कान का पर्दा फटने वाला है। तो लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर भी इस टेस्ट को ये रिसीव करता है। ओके, वापस आओ। अब जो टेस्ट को रिसीव करते हैं वो 3 क्रेनियल लब्स होते हैं। एक तो होती है 7वें नंबर की, उसको हम बोलते हैं फेशियल क्रेनियल लब। ओके, दूसरी होती है ग्लोसोफेरेंजियल 9 नंबर की, ये भी टेस्ट को रिसीव करती है। और एक होती है 10वें नंबर की वेगस, ये भी
टेस्ट को रिसीव करते हैं। तो ये 3 क्रेनियल नर्व आपके स्वाद को ब्रेन में लेके जाते हैं और आपको फील होता है कि आपने कैसा स्वाद लिया। ऐसी एक क्रेनियल नर्व और है 12वें नंबर की, हाइपोग्लॉसल। वो क्या काम करती है, उसकी सप्लाई टंग की मसल्स को होती है, क्योंकि टंग क्या है, वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। देखो मैं हाथ की मसल्स को मूव कर सकता हूं, तो टंग भी तो आप मूव कर सकते हो ना, देखो ये, ठीक है। तो टंग क्या है, मस्कुलो कनेक्टिव स्ट्रक्चर है। इसकी जो मसल्स है टंग की, ये वॉलेंट्री है और इसको इनर्वेट कौन करता है, 12वें नंबर का क्रेनियल नर्व, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लॉसल। अगर ये नर्व आप में खराब हो जाए तो आपकी टंग की जो ट्विस्टिंग है वो प्रॉपर होगी क्या, नहीं होगी, तो आप तोतले हो जाओगे, या ये तांतु चिपका रह जाएगा ये वाला आगे तक, तो आपकी टंग प्रॉपर मूव कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी, तो भी आप तोतले हो जाओगे। क्योंकि आप जीभ पकड़ के बोलो जरा, मैं बोलता हूं अपने क्लास का नाम, हा गा आ नहीं बोल सकते ना, जीभ जब तक प्रॉपर ट्विस्ट नहीं होगी आप प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर नहीं पाओगे। तो तोतले कैसे हो सकते हैं, उसके मैंने बारे में बात की है। अब आता है फंक्शन, टंग के फंक्शन क्या है। पहला होता है टेस्ट को रिसीव करना, स्वाद को ग्रहण करना, ओके। दूसरा क्या होता है, जो आप खाने को मैस्टिकेट करते हो उसमें सलाइवा को अच्छे से मिक्स करता है, ओके, मिक्सिंग सलाइवा इन द फूड। तीसरा काम क्या होता है, जब आप खाने को स्वेलो करते हो, निगलते हो, तो जीभ भी उसमें धक्का मारता है, ओके। ये सारे इसके फंक्शन हो गए। तो ये अपना टंग खत्म हो गया। आगे हम पढ़ते हैं टीथ, ओके। टीथ को हम लैटिन में बोलते हैं डोंट या डेंट, डोंट या डेंट। तो कहीं पर भी आपको डोंट या डेंट लगा मिल जाए, आप समझ जाना कि टीथ से रिलेटेड कोई बात चल रही है, ओके। तो टीथ के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है हम वो भी पढ़ेंगे पहले तो, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको साथ में बोलता चलूंगा, ओके। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बोल देता हूं। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, और जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन और सर्जन होता है, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन। और दांतों से जो दांतों की बीमारियां हैं उससे रिलेटेड जो साइंस उसको बोलते हैं डेंटिस्ट्री, ओके। तो आगे हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको मैं पहले फॉलो करता हूँ और वो चीजें लिखता हूँ। एनसीईआरटी में लिखा है डेंटिशन के बारे में, मैं यहाँ पर व्हाइट कलर इस्तेमाल करता हूँ। डेंटिशन, तो ह्यूमन डेंटिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दांत कैसे होते हैं हमारे, थ्रीकोडोंट, डाइफाइवोडोंट, हेट्रोडोंट। ये तो लिखा है एनसीईआरटी में कि इंसान के दांत कैसे होते हैं, थीकोडोंट, डाइफाइवोडोंट, हेट्रोडोंट। अब इन्हीं चीजों को मुझे समझाना है और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी मुझे आपको देना है, ओके। तो डेंटिशन क्या होता है, दांतों का अरेंजमेंट, सीक्वेंस, टाइप्स, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं डेंटिशन। तो पहला है हमारा थीकोडोंट। इसका मतलब क्या हुआ, इंसान के जो दांत होते हैं, इंसान के जो दांत होते हैं वो हड्डी के गड्ढे में फंसे रहते हैं। ये मैंने जॉ बोन बना दी, यहां पर ये दांत हो गया और दांत ये देखो हड्डी में फंसा हुआ है, ठीक है। जब कोई टीथ का रूट, दांत की जड़ हड्डी के सॉकेट में फंसा हो, गड्ढे में फंसा हो, उसको बोलते हैं थीकोडोंट। इसका डायग्राम आप यहां पर भी देख सकते हो, देखो ये आपकी बोन है, तो बोन में ये जो गड्ढे हैं इनको हम बोलते हैं सॉकेट या थीका। क्या बोलते हैं, सॉकेट या थीका। तो ये दांतों की जड़ है वो इन्हीं गड्ढों में तो फंसी रहती है। जब गड्ढे में फंसे रहेंगे तो दांत भी कैसे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और इस तरीके के दांतों को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं, ओके। तो इंसान के दांत थीकोडोंट क्यों है, मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि वो बोन के सॉकेट या थीका में धसे हुए रहते हैं। अब इसका मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। ये जो टाइप्स, ये जो डेंटिशन है, इसका मेन कंसेप्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ। टीथ बोन से किस प्रकार से अटैच है उसके आधार पर है ये। तो पहला होता है एक्रोडोंट। अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ ओरली बोलता जाऊंगा। जब दांत हड्डी के सिर्फ ऊपर अटैच होते हैं ऐसे सुपरफिशियली,
ऐसे दांतों को बोलते हैं एक्रोडोंट, और ऐसे दांत कमजोर होते हैं। ऐसे दांत किसमें पाए जाते हैं एक्रोडोंट? फिश और एम्फीबिया में। मछली के दांत और मेंढक वाला जो ग्रुप है उसके दांत कैसे होते हैं? एक्रोडोंट। दूसरा होता है प्लूरोडोंट, जब दांत हड्डी के साइड में चिपका रहता है, साइड में। एक्रो कैसे थे? हड्डी के सुपरफिशियल सरफेस से थे, लेकिन जब दांत हड्डी के साइड में चिपके रहते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूरोडोंट, और ऐसे दांत होते हैं रेप्टाइल्स के, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। तीसरा होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट में क्या होता है? दांत हड्डी की सॉकेट में फंसा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं थीकोडोंट। सीक्वेंस मैच कर गया कि कर गया? तो मैंने आपको इंसान के अलावा जो बाकी जानवरों के दांत भी हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हो। तो थीकोडोंट टीथ मैमल्स मतलब इंसान में है, और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल के अंदर है। क्रोकोडाइल भले ही रेप्टाइल्स है लेकिन उसके दांत कैसे हैं? थीकोडोंट, और ऐसे दांत मजबूत होते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा डाइफायोडोंट, यानी जीवन में, लाइफ में दांतों का 2 बार आना। जो दांतों का इरप्शन है, टीथ का इरप्शन है, वो कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो उसको हमने क्या बोल दिया? डाइफायोडोंट। एक बार जब बचपन में आते हैं वो दूध के दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं फिर दोबारा दांत आते हैं, इसलिए इसको नाम बोल दिया 2 बार आने वाले दांत। डाई 2, फायो आना, डॉन्ट मतलब दांत, 2 बार दांतों का आना। अब इसका भी मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। लाइफ में दांत, जिंदगी में दांत कितनी बार आते हैं उसके आधार पर भी मैं दांतों का आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूं। पहला होता है मोनोफायोडोंट, जिन एनिमल्स के अंदर दांत जीवन में एक ही बार आते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। इसके एग्जांपल हो जाएंगे कुछ मैमल्स जैसे कि मोल, टेल्पा, छिछुंदर बोलते हैं उसको। प्लेटिपस में एक बार आते हैं, टूथेड व्हेल में एक बार आते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं, याद नहीं करना है। दूसरा होता है डाइफायोडोंट, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि इंसान किस में आएगा? डाइफायोडोंट कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरा होता है पॉलीफायोडोंट, यानी जिंदगी में दांत बार बार आते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। उसका एग्जांपल हो जाएगा फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। बर्ड्स में तो दांत होते ही नहीं है, और हम डाई में आ गए, तो हमको छोड़ के बाकी के जो ग्रुप हैं उनमें दांत बार बार आते रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। तीसरा होता है हमारा हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब होता है विभिन्न विभिन्न, अदर्स। जब दांत अलग अलग शेप के होते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। तो आप हमारे दांत देखो, आगे के इंसीजर अलग है, कैनाइन अलग है, प्रीमोलर अलग है, मोलर अलग है, तो मेरा डेंटिशन कैसा हो जाएगा? हेट्रोडोंट। इसका भी कंसेप्ट है, हम दांतों को शेप के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक, अगर दांत एक जैसे हैं, जैसे कि मछलियों में होते हैं ऐसे, सॉरी मछलियों के दांत आपने देखे होंगे ना, आपने सांपों के दांत देखे होंगे, ऐसे ऐसे होते हैं। तो जब दांत एक जैसे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोडोंट, जैसे कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। पर रेप्टाइल्स में वो जहर के दांत थोड़े अलग हो जाते हैं, फिर उसके भी किसमें आ जाएंगे? रेप्टाइल्स को भी आप किसमें काउंट करना? होमोडोंट। लेकिन जब दांतों का शेप अलग अलग टाइप का होता है उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। तो इंसान तो हेट्रोडोंट में आएगा कि नहीं आएगा? देखो ना, मैं आपको फिर से बता देता हूं। लोग, इंसान के दांत आगे के इंसीजर अलग टाइप के हैं, कैनाइन अलग टाइप के हैं, प्रीमोलर अलग टाइप के हैं, मोलर अलग टाइप के हैं। तो हमें अलग अलग टाइप के हैं, एक जैसे नहीं है ना, तो इंसान में क्या हो जाएगा? हेट्रोडोंट। जिनमें एक जैसे होते हैं उसमें होता है होमोडोंट। ये हो गया हमारा डेंटिशन। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, रूट्स के बारे में बात कर लेता हूं। यहां पर रूट्स की और फंक्शन की बात करता हूं मैं। आपके जो अपर मोलर्स हैं, ऊपरी वाली जो दाढ़ है आपकी, डायग्राम में दिख नहीं रहा है, सारे दांत मैंने नहीं बनाए, वो तो एक आपको टिपिकल स्ट्रक्चर है। ऊपर की जो आपकी दाढ़ है, अपर मोलर्स होते हैं, वो होते हैं ट्राई रूटेड, ऐसे 3 रूट होते हैं उसमें। और जो नीचे के मोलर्स होते हैं वो होते हैं आपके बाई रूटेड, और बाकी के सारे दांत कैसे होते हैं? मोनो रूटेड होते हैं, एक ही रूट होती है। सिर्फ ऊपरी जबड़े का अपर फर्स्ट प्रीमोलर भी बाई रूटेड होता है। बस ये थोड़ा सा टेंशन देने वाला पॉइंट है, वरना ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, अब जो इंसीजर है उनका काम क्या होता है? कुतरना, कट करना। आप भी एप्पल खाते हो, गिलहरी भी चीजें काटती है, चूहे कपड़े काटते हैं, तो जो इंसीजर दांत होते हैं उनका काम होता है कुतरना। और जो रोडेंट्स हैं उनमें ये अच्छे डेवलप होते हैं, अच्छे खासे, क्योंकि वो कुतरने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसका जो क्राउन का पार्ट है, इस पर कोई प्रोजेक्शन नहीं है, यानी ये कैसा हो जाएगा? एक एस्पेड। ओके,
दूसरा होता है कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है? चीरना फाड़ना। आपने लायन देखा होगा, टाइगर देखा होगा, कैट या डॉग देखे होंगे, उनमें ये वाले दांत काफी बड़े होते हैं, ये मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ओके, पर इस पर एक प्रोजेक्शन रहता है, इसको बोलते हैं मोनोकस्पिड। ड्यूरिंग इवोल्यूशन इंसान के अंदर कैनाइन टीथ सबसे ज्यादा रिड्यूस हो गए, सबसे ज्यादा कम हो गए। देखो पहचान में भी नहीं आती, कई लोग तो इन चीजें समझ लेते उनको, बाकी सब में क्लियर समझ में आएगा कि आपको ये कैनाइन टीथ है। ओके, अगला होता है प्रीमोलर। तो जो प्रीमोलर है और मोलर है, इनको हम बोलते हैं चीक टीथ, गालों के दांत। और ये दोनों मिला के क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम करते हैं। आप अखरोट खाओगे, मैंने आपको चना दे दिया खाने को, उसको आप इनसे फोड़ोगे क्या? इनसे फोड़ोगे नहीं, आप इनसे फोड़ोगे, आप डालों से फोड़ोगे। तो इनका काम ही क्या है? चीजों को क्रश करना और चबाना, मैस्टिकेट करना। ओके, इसमें दो कस्प होते हैं, एक और दो, तो ये हो जाएगा बाइकस्पिड। प्रीमोलर कैसा होता है? बाइकस्पिड। और जो मोलर है वो टेट्राकस्पिड, इसमें प्लस पैटर्न बनता है, ऐसा इसमें प्लस पैटर्न बनता है, ये बनता है प्लस पैटर्न। एक कस्प ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो आपके मोलर होते हैं टेट्राकस्पिड या प्लस पैटर्न वाले हो जाते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ टीथ भी बता दिए। आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने एक दाढ़ का डायग्राम ले लिया, एक टिपिकल डायग्राम है, अच्छा खासा डायग्राम है। इससे मुझे आपको दांत की स्ट्रक्चर पढ़ानी है। ठीक, तो आप मुझे देखो पहले इधर, जितना दांत कैसा आपको जो दिख रहा है, जहां पर मैं ब्रश करता हूं, वो क्या हो गया? हमारा क्राउन। एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ इज कॉल्ड क्राउन। और जितना हिस्सा दांत का आपकी मसूड़ों से, जो पिंक कलर के आपके गम्स होते हैं ना, उनसे ढका हुआ है, उसको हम बोलते हैं नेक। इस डायग्राम में नेक का नाम लिखा नहीं था। और लास्ट में जो नैरो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट। और यही रूट आपकी जो बोन है, जबड़े की हड्डी है, चाहे वो मैंडिबल हो, चाहे वो मैक्सिला हो, उसी में तो धसी रहती है, तभी तो उसको बोला था हमने थीकोडोंट। तो ये हो जाएगा रूट। ओके, अब रूट जब इस जॉ बोन के सॉकेट या थीका में धसा हुआ है, तो उसके आसपास क्या हो जाता है? ये चीजें भर जाती है। देखो ये मैं पीला कलर लेता हूं, उसको पीला अच्छा दिखेगा थोड़ा आपको। ये देखो ये इसको हम बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? सीमेंटम। यानी ये जो सीमेंटम पदार्थ है, ये दांतों को हड्डी के गड्ढे में अच्छे से फिक्स करके रखता है। अगर ये सीमेंटम पदार्थ आपका लूज हो जाए, ढीला हो जाए, तो आपके दांत हिलने लगते हैं। ओके, इसके अलावा ये जो रूट है, इसके आसपास एक पेरिडोंटल मेम्ब्रेन भी होता है। ओके, अब आप एक मेन चीज देख रहे हो, दांतों के नीचे, यहां पर मैं एक पिंक कलर ले रहा हूं, यहां पे गड्ढा है, ये इस गड्ढे को हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिकल फोरामेन। और इसी एपिकल फोरामेन से इसमें ब्लड सप्लाई जाती है, नर्व सप्लाई जाती है, वहां से गंदा खून वापस आता है। ठीक है, तो ये सब कहां से जाता है? एपिकल फोरामेन से जाता है। इंसानों में या जिनके दांत छोटे होते हैं, उनमें ये एपिकल फोरामेन बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही नैरो होता है। मतलब सिर्फ उतना ब्लड जा पाए कि दांत सिर्फ जिंदा रहे, बस। तो देखो हमारे दांत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, और थोड़े बहुत बढ़ते भी होंगे तो घिस घिस के मेंटेन रहते हैं। लेकिन अगर किसी में ये एपिकल फोरामेन बड़ा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ओपन रूटेड। जबकि हमारे दांत किस कैटेगरी में आएंगे? क्लोज्ड रूटेड में आएंगे। जैसे आपने हाथी के दांत देखे होंगे, ऐसे हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? तो हाथी के दांत इतने क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसके दांत होते हैं ओपन रूटेड, तो उसमें इतना ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है कि उसका दांत जिंदगी भर बढ़ता रहता है। और ऐसे दांतों को हम बोलते हैं टस्क। जबकि दांतों की प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कस्प। अंतर याद रखना, ये कस्प है। और लंबे दांतों को बोलते हैं, यानी ओपन रूटेड वाले को हम बोलते हैं टस्क। जैसे हाथी के दांत आपने देखे होंगे, मस्क डियर के देखे होंगे, हिप्पोपोटामस के देखे होंगे, वॉलरस के देखे होंगे। ये सब दांत क्या है? ओपन रूटेड होते हैं। ओके, जो दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। ओके, तो ये मैं अभी रब करता हूं इसको। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, मुझे बोर्ड चाहिए अभी। चलो आगे हम बात करते हैं।
तो दांत के मैंने 3 हिस्से कर दिए, क्राउन, नेक और रूट। ओके, अब दांत के अंदर एक कैविटी है, देखो ये जो अंदर दिख रहा है आपको, ये कैविटी, इस कैविटी को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। और इसके अंदर मैं ब्लैक कलर इस्तेमाल करने वाला हूं, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, देखो ये ये इन सेल्स को हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। और इसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो भरा हुआ है, उसको नाम दे दूंगा मैं पल्प। यानी इस पल्प कैविटी के अंदर ये जो आर्टरी, वेन्स, ये सब जाता है और इरेगुलर टिश्यू भरा हुआ है, इन सब को मिला के ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको नाम दे दिया मैंने पल्प। तो पल्प कैविटी के अंदर पल्प भरा हुआ है और पल्प कैविटी की लाइनिंग कौन कर रहा है? ओडोंटोब्लास्ट। और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ही क्या बनाते हैं? ये डेंटिन बोन बनाते हैं। ये जो डेंटिन बोन है ना, ये जो आपको पीले कलर का दिख रहा है, ये डेंटिन बोन है। जब आपका दांत का इनेमल टूटता है तो दांत में पीला सा ऐसा दिखता है, वो एक्चुअली क्या है? डेंटिन बोन है। मतलब ये है कि दांत जिस बोन का बना होता है उसको हम बोलते हैं डेंटिन बोन। और बोन कैसा होता है बेटा? मेसोडर्मल होता है कि नहीं होता है? इसको बनाने वाले सेल्स कौन है? ओडोंटोब्लास्ट। लेकिन आप आगे देखो, दांत के ऊपर एक पॉलिश रहती है, किसकी? इनेमल की। और ये इनेमल आपके बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो कि 90% कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और 10% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट बहुत मजबूत होता है, यानी हड्डी से भी ज्यादा मजबूत है। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप खाने को चबाते हो, गर्म पानी पीते हो, ठंडा पानी पीते हो, इन सबको झेलने के लिए ये हार्ड लेयर होना चाहिए कि नहीं हो जाए? चाहिए। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर की लेयर है पॉलिश, वो इनेमल की रहती है। और इनेमल क्या है? नॉन लिविंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसको बनाने वाले सेल्स को हम बोलते हैं एमिलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? एमिलोब्लास्ट। और ये नेचर में होते हैं एक्टोडर्मल, यानी जो हड्डी वाला पार्ट है वो तो मेसोडर्मल है, और जो इनेमल वाला पार्ट है वो एमिलोब्लास्ट सेल ने बनाया, जो कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल। तो इस आधार पर मैं ये भी तो बोल सकता हूं, दांत एक एक्टोमेसोडर्मल स्ट्रक्चर है। टूथ इज ए एक्टोमेसोडर्मल स्ट्रक्चर। ओके, अब जो आप में जम्स होते हैं, तो जो नेक वाला रीजन है जहां पर आपकी जो गम्स होते हैं ना, मसूड़े, वहां पर दांत फंसा हुआ है, वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो वहां पे सड़न, बदबू पैदा करते हैं। मुंह से जो बदबू आती है उसको बोलते हैं हैलिटोसिस। ओके, अब आपने देखा होगा ये जो क्राउन है, इसी के नुकीले किनारों को, यानी शार्प एजेस ऑफ क्राउन इज कॉल्ड कस्प। ए कस्पिड, मोनोकस्पिड, बाइकस्पिड, टेट्राकस्पिड, ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, कई बार यहां पर देखा होगा आपने, ऐसे कैविटी बन जाती है दांतों में, कैविटी बन जाती है, बोलते ना दांतों में कैविटी बन, कीड़ा लग गया, कैविटी बन गई, उस कैविटी को बोलते हैं डेंटल कैरियर टूथ डिके। ऐसा क्यों होता है? जब हम रात में खाना खाते हैं और ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो जो खाना हमारा मुंह के अंदर रहता है, वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या बनाते हैं? एसिड। और ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ये एसिड में सोलुबल होते हैं। तो आप जब रात में ब्रश करके नहीं सोते हो तो मुंह में क्या बनेगा? एसिड बनेगा, और एसिड में ये इनेमल घुल जाएगा, जिससे आपकी क्या बन जाएगी? कैविटी बन जाएगी। और जब कैविटी बन जाएगी तो ठंडा या गर्म पानी आपकी कहां तक पहुंच जाएगा? हड्डी तक पहुंच जाएगा। और हड्डी क्या है? बोन क्या है? लिविंग है। तो आपको ठंडे पानी का भी झन्नाट आएगी एकदम, गर्म पानी नहीं पी पाओगे, मीठा नहीं खा पाओगे। फिर आपको यहाँ पर पॉलिश करवाना पड़ती है, फिर कॉलगेट, प्रो रिलीफ या सेंसोडाइन टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो यहां पर आपको मैंने ये सब बता दिया। अब 2-3 पॉइंट में एक्स्ट्रा और बताना चाहूंगा आपको। इंसान की जो मोलर टीथ हैं, हमारे जो मोलर टीथ हैं, ये हमारे जो मोलर टीथ हैं, इनकी जो कस्प है वो ब्लंट एज होते हैं, बहुत ज्यादा नुकीले नहीं होते हैं। ऐसे दांतों को हम बोलते हैं ब्यूनोडोंट। तो इंसान की दाढ़ों का नाम क्या हो गया? ब्यूनोडोंट। लेकिन जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनके एज होते हैं घास को काटने के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं सेरिनोडोंट।
लेकिन जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसकी दाढ़ों के एज होते हैं मांस को चबाने के हिसाब से, उसको बोलते हैं सीकोडोंट। ओके, तो ये सब चीजें कॉमन पॉइंट्स हैं, आप इसको मैंने सिर्फ बोल के छोड़ दिया। ओके, तो ये आपका टूथ हो गया। टूथ का फंक्शन सभी जानते हैं, खाने को चबाना, मैस्टिकेट करना। अब लास्ट में आता है आपका डेंटल फॉर्मूला आता है। मुझे अभी क्या बताना आपको, डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला को मैं इसी डायग्राम में आपको बताता हूं, या फिर आगे वाला पेज ले लूंगा। तो डेंटल फॉर्मूला को बताने के लिए एक लाइन खींचता हूं बीच में से, ठीक। तो कैसा रहेगा डेंटल फॉर्मूला, ये रहा, सॉरी एक मिनट रुकिए जरा, ये रहा अपर जॉ, ये रहा लोअर जॉ, ये लोअर जॉ और ये अपर जॉ, बीच में से आप ऐसा कट कर दो, ठीक है। तो अपर जॉ का हाफ जॉ, लोअर जॉ का हाफ जॉ, इनमें जितने दांत उपस्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, यानी नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ईच हाफ जॉ, ईच अपर एंड लोअर हाफ जॉ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। यानी अगर आपको पूरे जबड़े के दांतों की संख्या को निकालना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसका कंसेप्ट है। यानी जो डेंटल फॉर्मूला उसमें आधे ही जबड़े के दांत लिए जाएंगे, तो पूरे के कब निकलेंगे, जब आप इसकी डबल कर दोगे। यहां पे इतना हिस्सा लिया जाएगा, उसका डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपना फॉर्मूला बता रहा हूं एडल्ट का कैसा होता है, तो मैं अगले उसको बता रहा हूं। पहले आप इसमें देखो, आधे जबड़े के दांत लिए, हमें 4 इंसिजर होते हैं, 2 ही लिए, 1 2, हमें ये भी कहना है ना, ये भी कहना है ना, ये भी, पर एक ही लिया जाएगा। हमें प्रीमोलर 2 इधर है, 2 इधर है, पर ये 2 लिए जाएंगे। मोलर 3 है, इधर भी 3 है, पर डेंटल फॉर्मूला में एक ही तरफ के 3 लिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं आगे आपको बता देता हूं, जो आगे का अपना वो है बोर्ड उसको बताता हूं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एडल्ट की, मैं अपना ही बता रहा हूं खुद का। एडल्ट का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ये आधे जबड़े के हैं, ये अपर जो है और ये लोअर जो है, और इन दांतों को जो सीक्वेंस से लिखने का वो होता है, ऊपर इंसिजर तो नीचे इंसिजर, ऊपर कैनाइन तो नीचे कैनाइन, ऊपर प्रीमोलर तो नीचे प्रीमोलर, ऊपर मोलर तो नीचे मोलर, ये इसका सीक्वेंस है। बस ये अपर जॉ को इंडिकेट करेगा और ये लोअर जॉ को करेगा। तो इंसिजर क्या है 2, कैनाइन क्या है 1, पीएम क्या है 2, मोलर क्या है 3, ऐसे नीचे का सेम नंबर हो गया। तो जब आप इसको काउंट करोगे तो ऊपर कितने आ रहा है, 2 और 1 3 और 2 5, 3 8 8 आ रहा है। लेकिन आधे जबड़े के हैं तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 के डबल 16 हो जाएंगे, यहां भी 8 के डबल क्या हो जाएंगे 16, तो आ जाएगा 16 ऊपर 16 नीचे, मतलब टोटल 32 दांत हो जाएंगे। ये है एडल्ट का फॉर्मूला। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी एज में, जो 17-18 साल में एडोलेसेंट होते हैं, जो लोग कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की क्या कंडीशंस है। उन लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूं 15 से लेके 17 साल के बच्चों में, उनका हो जाएगा 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2, यानी टोटल हो जाएंगे 28 दांत। यानी आप में 28 दांत है, भार्गव सर में 32 दांत है, ये आप में डिफरेंस है। अगला होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, इसको बोलते हैं दूध के दांत, या बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, या बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। ये दूध के दांत बचपन में आते हैं और एक बार फिर से गिर जाते हैं। तो आप में जो दांत आते हैं उसको मैं लिख रहा हूं, कलर लेता हूं मैं पिंक। तो उन दूध पीते बच्चों के दांतों का फॉर्मूला है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। टोटल कितने हो जाएंगे 20। यानी ये जो 20 हैं ये दूध के दांत होते हैं, ये एक बार बच्चे में आते हैं और फिर गिर जाते हैं, ठीक है। तो देखो जरा बच्चे में कौन से दांत हैं, ये वाले हैं, ये तो मुझ में भी है, बच्चे में ये है, ये तो मुझ में भी है, लेकिन बच्चों में क्या नहीं है, प्री मोलर नहीं है, मुझ में प्री मोलर है, और बच्चों में क्या नहीं है, लास्ट वाला मोलर नहीं है। तो ये जो 20 दांत हैं ये तो बच्चे में आए थे, गिर गए, मुझ में भी आए, लेकिन ये जो प्री मोलर है वो पहली बार मुझ में आए। ये जो लास्ट का मोलर जिसको बोलते हैं विजडम टीथ, अक्कल दांत, वो भी पहली बार आया। तो मुझ में ऐसे कितने दांत हैं जो
एक ही बार आए वो होते हैं 12 दांत। कैसे? प्रीमोलर, 2 ऊपर मतलब 4 हो जाएंगे, 2 नीचे मतलब 4, 4 और 4 8 होगा प्रीमोलर, और लास्ट का मोलर तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा, तो 8 प्रीमोलर और 4 विजडम टीथ यानी लास्ट मोलर। ऐसे 12 दांत आप में भी जिंदगी में पहली बार आते हैं। बस आप लोगों में क्या है, आखिरी की दाढ़ आना बाकी है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला में 3-3 है, आप में 2-2 है। जो लोग अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपकी अक्कल दाढ़ आएगी तो आपको दर्द होगा, ये 4 दांत आप में आना बाकी है, तो आप में भी 32 हो जाएंगे। ओके, अब होता है डेंटल गैप या डायस्टीमा। दांतों के बीच के गैप को हम बोलते हैं डेंटल गैप या डायस्टीमा। जैसे रैबिट में कैनाइन टीथ नहीं होते हैं, रैबिट में कैनाइन टीथ नहीं होते, तो वहां पर एक गैप बन जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टीमा। इंसानों के दांतों में भी गैप हो जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टीमा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और बोलता हूं मैं, इसके बाद टीथ अपना लगभग खत्म हो गया। यूथेरियंस में यानी मैमल्स में सबसे ज्यादा दांत किस में होते हैं? हॉर्स में होते हैं, ज़ेब्रा में होते हैं। यूथेरियंस की बात कर रहा हूं मैं, यूथेरियंस में सबसे ज्यादा किस में होते हैं? हॉर्स में, ज़ेब्रा में और पिग में। अगर हम मैमल्स की बात करें तो टोटल मैमल्स में सबसे ज्यादा दांत किस में होते हैं? ओपोसम में होते हैं, 50 दांत होते हैं। ठीक है, और यूथेरिया में सबसे कम दांत किस में होते हैं? एलिफेंट में होते हैं। और कोई पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा दांत किस में होते हैं, तो आप शार्क मछली का नाम ले देना, उसमें 250 से 300 दांत होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने दांतों की कहानी पढ़ ली, अच्छे से पोस्टमार्टम कर डाला, कुछ भी टफ नहीं है, आपको फील करना है और चीजों के जवाब देने हैं। ओके, तो यहां पे ये लेक्चर मैं खत्म करता हूं। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भार्गव बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी डाउट होते हैं, आप किसी भी बुक का डाउट हो, बिंदास हमको कमेंट कीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर भार्गव बायोलॉजी क्लासेस से दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।